हिंदी धरोहर श्रृंखला की व्याकरण कड़ी में हम अध्याय 3 देखेंगे और यह अध्याय 3 है हिंदी शब्द उत्पत्ति, रचना और वर्गीकरण। मैं सुधांशु श्रीवास्तव आपको लेकर चलूंगा भाषाई व्याकरण की यात्रा पर। आइए शुरू करते हैं। भाषा की आत्मा उसके शब्दों में रहती है। हिंदी शब्द संपदा अनेक स्रोतों, विकास स्तरों और सांस्कृतिक संपर्कों से निर्मित हुई है। शब्द उत्पत्ति और रचना को समझना केवल भाषिक अध्ययन ही नहीं, अपनी सभ्यता की स्मृति को समझना भी है, जो पीढ़ियों से मौखिक और लिखित परंपराओं में जीवित है। हमारा शब्द भंडार एक बहुस्तरीय संरचना है और इसमें आने वाले शब्द परंपरा से, परिवर्तित रूपों से, लोक स्मृति से, विदेशी संपर्क से और वर्तमान आधुनिक जो तकनीकियां हैं उनकी सृजन से, इन सब स्रोतों से हिंदी के शब्द भंडार में शब्द आते हैं। यही विविधता हिंदी को समृद्ध और जीवंत बनाती है। इसे एक गतिशील और समावेशी भाषा का रूप देती है जो हर युग के साथ विकसित होती है। हमारी हिंदी भाषा शब्दकोश के जो प्रमुख स्रोत हैं, आपको पता है कि हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है और उस संस्कृत भाषा से ही ज्यादातर शब्द हमारी हिंदी में अवतरित हुए हैं, कुछ तत्सम रूप में और कुछ तद्भव रूप में। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए और अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कुछ शब्दों को, जैसे धर्म, कृत्य, प्रयत्न, राष्ट्र, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ज्ञान, विद्या। इन तत्सम शब्दों की विशेषता, इनका रूप और संरचना संस्कृत के समान अपरिवर्तित रहती है, जो उनके शुद्ध धात्विक स्वरूप को दर्शाती है। ये शब्द हिंदी की शास्त्रीय नींव को मजबूत करते हैं। इसके बाद देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत से विकसित होकर प्राकृत, अपभ्रंश जैसी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से होते हुए हिंदी में आए हैं। इनमें ध्वनि और रूप में परिवर्तन हो चुका है। उदाहरण के तौर पर जैसे अग्नि बदलकर आग हो चुकी है, कर्ण कान, सर्प सांप, हस्त हाथ, दुग्ध दूध, कार्य काज या काम। इनमें प्राकृतिक ध्वनि परिवर्तन और उच्चारण की सहजता दिखती है, जिससे ये बोलचाल की भाषा का अभिन्न अंग बन गए हैं। ये शब्द भाषा के जीवंत विकास का प्रमाण है। इसके बाद बात करते हैं हम देशज शब्दों की। भाषा, उपभाषा और बोली के सेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो बोलियां होती हैं वो हमारी साहित्यिक परंपराओं को समृद्ध करती हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाते हैं और समय के साथ हिंदी भाषा में स्थायी शब्दावली के रूप में पाए जाने लगते हैं। जैसे झोला, एक कपड़े का एक थैला होता है जो ग्रामीण जीवन का प्रतीक है। लोटा, पानी पीने या रखने का एक पारंपरिक पात्र है, कई धातुओं से बनाया जा सकता है। टप्पा, संगीत की एक शैली है या फिर कूदने की एक क्रिया भी। अर्थात देशज शब्द वे हैं जो भारत की विभिन्न स्थानीय भाषाओं और बोलियों से हिंदी में आए हैं। इनकी उत्पत्ति का स्रोत संस्कृत या विदेशी भाषाएं नहीं होती। ये शब्द सीधे लोक संस्कृति और ग्रामीण परिवेश से जुड़े होते हैं और इनकी सुगंध अपने साथ लाते हैं। ये हिंदी की एक अनूठी प्रामाणिकता और स्थानीय पहचान देते हैं। विदेशी शब्द, आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में समय समय पर विदेशियों का आगमन होता रहा। कई बार वो शासक वर्ग में भी रहे।
इस वजह से तत्कालीन समय में हिंदी भाषा में उस समय के शब्दों का समावेशन होने लग गया। जैसे अदालत, ये अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है और न्याय व्यवस्था का प्रतीक है। किताब, ये भी अरबी से आया हुआ है और ज्ञान और शिक्षा का स्रोत दिखाता है। बाजार, ये फारसी से आया हुआ शब्द है जो व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र के बारे में जानकारी देता है। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म अंग्रेजी से आया यह शब्द यात्रा और ठहराव के स्थान के बारे में सूचना देता है। अतः हम कह सकते हैं कि विदेशी शब्द वे हैं जो अन्य देशों की भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि से हिंदी में आत्मसात हुए हैं। ये शब्द संपर्क, व्यापार, आक्रमण और सांस्कृतिक आदान प्रदान के इतिहास का प्रभाव दर्शाते हैं और हिंदी की वैश्विक स्वीकार्यता और समावेशी प्रकृति को उजागर करते हैं। हम कुछ नवगठित एवं संकरित शब्दों की बात करेंगे। ये आधुनिक प्रयोगों, वैज्ञानिक आविष्कारों और तकनीकी सृजन से उत्पन्न हुए हैं। ये दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों से मिलकर भी बन सकते हैं। जैसे दूर संवेदी, इंग्लिश में रिमोट सेंसिंग, भू आकृतिक, जियोमॉर्फोलॉजी, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। ये समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे आज हम कहना चाहें इंटरनेट, इस शब्द के बगैर आज की दुनिया संचालित नहीं हो रही है। हम बोलना चाहें सर्फिंग, हम बोलना चाहें वेब होस्टिंग, हम बोलना चाहें लॉगिन, हम बोलना चाहें पासवर्ड। अगर इन शब्दों का समायोजन आज के दिन में नहीं किया गया तो हमारी जो जिंदगी है काफी रुकी रुकी सी हो जाएगी। तो ये जो शब्द हैं ये समकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और भाषा को नए विचारों और अवधारणाओं को व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं। यह हिंदी की अनुकूलनशीलता और उसके विस्तार का परिणाम है। हिंदी शब्द रचना वास्तव में एक सांस्कृतिक यात्रा है। हिंदी भाषा की शब्द रचना सिर्फ व्याकरण का विषय नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक जीवंत आख्यान है। अब हम देखेंगे कि हिंदी भाषा में शब्दों के प्रकार या उनका आधारभूत वर्गीकरण क्या है। बात करेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों की। रूढ़ शब्द पारंपरिक और निश्चित अर्थ वाले हैं। यौगिक शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से बने हैं। योग रूढ़ शब्द ये भी यौगिक शब्द है लेकिन विशेष अर्थ धारण करते हैं। यह वर्गीकरण शब्दों की संरचना, अर्थ और उनके ऐतिहासिक विकास के बीच एक संतुलन स्थापित करता है जिससे भाषा के गहन अध्ययन में सहायता मिलती है। रूढ़ शब्द की परिभाषा को समझेंगे। ये वह शब्द होते हैं जिनका अर्थ समय के साथ निश्चित हो चुका है और जिनकी व्युत्पत्ति से उनका अर्थ ज्ञात नहीं होता। इन्हें खंडित करने पर इनके अंगों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जैसे हम कहें पानी, पानी में से पा और नी को हटा दीजिए, इनमें से कोई अकेला कोई भी अर्थ नहीं देता। अन्य शब्दों में जैसे देखें दादी, चाचा, लड़की, घर, अर्थात इनका जो अर्थ है वो जन सहमति से स्थापित हुआ है और ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। ये भाषा की मूल इकाइयों में से एक हैं जो अपनी पहचान बनाए रखते हैं। यौगिक शब्द संरचना में इनकी पारदर्शिता होती है। यह दो या अधिक पदों से मिलकर बन सकते हैं। इनकी रचना में स्पष्टता होती है और संयोजन में निश्चितता होती है। ये शब्द विशिष्ट संयोजन नियमों का पालन करते हैं जैसे समास या संधि के नियम। जैसे जलपान, गृह कार्य। तो जलपान और गृह कार्य देखिए दो अलग अलग शब्दों के मेल से बन रहे हैं। योग रूढ़ शब्द, इनका जो अर्थ है वो व्युत्पत्ति से परे है। जैसे इनकी उत्पत्ति हुई थी अब उनका वही अर्थ नहीं है। जैसे हम बात करते हैं राजपूत, प्राचीन समयों में इसका अर्थ था राजा का पुत्र, जो कालांतर में
राजपूत हो गई, जो कि एक विशिष्ट क्षत्रिय जाति के लिए शब्द हो गया, निर्धारित हो गया। दुर्गा, दुर्गम को जीतने वाली, इस शब्द से शक्ति का बोध होता है। अंततः यह शब्द शक्ति की देवी के लिए निर्धारित हो गया और यह एक रूढ़ शब्द है। महात्मा, महान आत्मा वाला से विशिष्ट संत या पूजनीय व्यक्ति के लिए एक स्थायी शब्द हो गया। इन रूढ़ शब्दों का अर्थ उनकी संरचना से सीधा नहीं निकाला जा सकता, बल्कि उन्हें सांस्कृतिक या ऐतिहासिक संदर्भों में समझा जाता है। जैसे हम बात करें पंकज, पंख माने कीचड़, जय माने जन्मा, कीचड़ से जन्मा अर्थात कमल। तो कमल शब्द के पर्यायवाची में अगर देखेंगे तो पंकज जरूर मिलेगा। शब्द निर्माण के कुछ मूल नियम होते हैं, जिससे धातु के साथ प्रत्यय लगाना, उपसर्ग के साथ धातु का योग, समास, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं तो जो संक्षिप्त शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से बनने वाला शब्द है ना। ये प्रक्रियाएं हिंदी शब्दों की आधार रचना है और भाषा की रचनात्मक शक्ति को दर्शाती हैं। जैसे पढ़ के साथ आई प्रत्यय लगाया और बना पढ़ाई। हार के साथ प्र उपसर्ग लगाया और बना प्रहार। सामासिक रूप देखें तो रसोई के लिए घर, रसोई घर। दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन विद्या, धन, आलय, विद्यालय। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इन सारी चीजों को बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। शब्द निर्माण के अन्य पहलू देखें तो ध्वनि में परिवर्तन, जब समय के साथ शब्दों की ध्वनियों में बदलाव आया, उससे भी नए शब्द, नए रूप बनते हैं। अर्थों में परिवर्तन, शब्दों के अर्थ में बदलाव आना, जो अक्सर सामाजिक या सांस्कृतिक परिवर्तनों से जुड़ा होता है। हम देखेंगे शब्द विकास का ऐतिहासिक क्रम या एक भाषा की यात्रा। संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी है और वैदिक और शास्त्रीय जो परंपराएं हैं उनका आधार है। जबकि संस्कृत से आगे बढ़ते हुए जब हम आगे पहुंचते हैं तो संस्कृत क्या था कि महर्षियों ने रचा था। संस्कृत कठिन रूप स्वरूप था जो आम जनमानस के लिए वो समझ से बाहर था। उससे जन्मी प्राकृत जो संस्कृत से ही विकसित है और जन सामान्य की बोलचाल की भाषा बन गई। इसके बाद अपभ्रंश प्राकृत से विकसित हुई मध्यकालीन भाषा है और आधुनिक भाषाओं की नींव है। इसके बाद आए लोक रूप, क्षेत्रीय बोलियां और स्थानीय भाषाओं का प्रभाव है। इसके बाद अब देखते हैं हमारी वर्तमान आधुनिक हिंदी को। यह भाषा केवल भाषाई विकास नहीं बल्कि समाज के सामाजिक इतिहास का एक जीवित और समृद्ध दस्तावेज है, जिसमें हमारे पूर्वजों की वाणी और विचार गुथे हुए हैं। शब्द केवल अक्षरों का समूह नहीं बल्कि समाज के अनुभवों, स्मृतियों और सामूहिक चेतना के वाहक होते हैं। संस्कृति, इतिहास, स्मृति, सामूहिक चेतना और संघर्ष, ये सब भाषा द्वारा बनाए गए रूप हैं। हमारी भाषाई विरासत हिंदी शब्द रचना के बारे में बात करें तो शब्दों की दुनिया एक अनंत आकाश है, जहां हर शब्द एक तारा है जो अपने प्रकाश से हमारे ज्ञान को प्रकाशित करता है या हमें भाषा के विकास के पीछे के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। इसी आधार पर हिंदी की व्याकरणिक संरचना और नियम विकसित हुए हैं। शैली के विभिन्न रूप और साहित्यिक अभिव्यक्तियां भी शब्द रचना पर आधारित हैं। यह हमें हिंदी साहित्य की गहराई और सुंदरता को समझने की कुंजी देता है। हम समापन में आते हैं। भाषा की शक्ति के बारे में हमने बात करी कि शब्दों में विचारों को गढ़ने और व्यक्त करने की असीमित शक्ति है। भाषा हमारी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है, जिसे शब्द आकार देते हैं। शब्द ज्ञान और परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का सेतु है। अगले भाग में चलने से पहले
मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले सभी वीडियोस आप लोगों ने इत्मीनान से देखे। संभव है आने वाले समय में अध्ययन और अध्यापन के लिए इन वीडियोस की कुछ न कुछ भूमिका आप लोगों के बीच में भी ज़रूर होगी। धन्यवाद। मैं सुधांशु श्रीवास्तव।